हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो चलिए आज का सेशन करते हैं शुरू। अब स्लाइड्स ऑन कर लेता हूँ। तो बायोकेमिस्ट्री की जो हमने सीरीज चलाई हुई थी उसी को आज कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। और काफ़ी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। बीच में थोड़ा बिजी हो गया था मैं। तो जी हाँ, एमसीक्यू का तांडव। जी हाँ, बिल्कुल। बायोकेमिस्ट्री पहले हमने माइक्रो कवर करी थी। अब करेंगे हम बायोकेमिस्ट्री कवर। और ये पेन क्यों नहीं चल रहा भाई। अब देखें। अब चलने लग गया। हाँ, तो मैं बात कर रहा था। पहले करी थी हमने अपनी माइक्रोबायोलॉजी कवर। अब करेंगे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में एमसीक्यू का ये एपिसोड नंबर 3 होने वाला है। और ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल है, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमसीआरई, पीजीआई, एसजीपीजीआई, आईसीएमआर, सीएसआईआर, डी ट्रिपल एच, बीआरएमएल, किसी के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो या कोई भी अदर स्टेट का एग्जाम है। ठीक है, जैसे हरियाणा में होता है, एचएसएससी होता है। ठीक है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। और इसके अलावा अगर आप कोई भी मतलब बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपको आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो। ठीक है, तो एमसीक्यू का तांडव करते हैं शुरू। ठीक है, सच में तांडव करने वाले हैं। क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे एमसीक्यू आपके लिए इस वीडियो में आपको मिलेंगे। बड़े ही मतलब बहुत ही मतलब जिनकी हाई यील्ड एक्सप्लेनेशन, विद हाई यील्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, हाई यील्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो एपिसोड नंबर 3 है। इससे पहले इसके 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो मेक श्योर कि आप वो वीडियो भी देख लिया होगा आपने। मैं ऐसी उम्मीद है आपसे। ठीक है, कि आप रेगुलरली वॉच कर रहे हो। सो फॉर ऑल दोस्त जो कि नए हो चैनल पर, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ चेतन। एंड आई हैव डन माई BSc MLT फ्रॉम BSc MLT फ्रॉम PGI चंडीगढ़। एंड आई वर्कड इन एम्स रायबरेली आल्सो। एंड PGI में भी मैंने वहाँ पर प्रोजेक्ट में काम किया है। ठीक है, तो चलिए अब मैं लास्ट 3 साल से माइकोलॉजी में काम कर रहा हूँ। ठीक है, माइकोलॉजी इज द माई इंटरेस्ट एरिया फ्रॉम लास्ट मोर देन 2.5 ईयर। ठीक है, मोर देन 3 ईयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ठीक है, बीच बीच में आपसे बहुत सारी और बातें भी मैं करता रहूँगा रिसर्च से रिलेटेड। ठीक है, तो ये देख सकते हो भाई, ये कुछ मेरे बारे में है। इसको तो खैर आप पढ़ ही लेना। ठीक है, दिस इज मतलब ये तो सेकेंडरी है भाई। आपकी स्टडी इम्पोर्टेंट है। आपकी जो स्टडी है वो प्राइमरी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ब्रेन टिश्यू के ऊपर, मतलब जो फॉस्फोलिपिड के ऊपर क्वेश्चन है बेसिकली, जो लिपिड वाला चैप्टर होता है आपका। तो इसमें क्वेश्चन है, इन ब्रेन टिश्यू विच टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड इज फाउंड। आपको पता है फॉस्फोलिपिड लिपिड के बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक है, डिराइव्ड। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे अपने फास्ट लिपिड्स का क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा अपनी क्लासेज में, जब आप एमएलटी या अभी जो अभी एमएलटी में हो तो आप पढ़ते होंगे। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड ऐसे लिपिड होते हैं जिसमें फॉस्फोरिक एसिड एज ए साइड ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड भी इसमें से मतलब क्वेश्चन ये है कि बहुत टाइप के फॉस्फोलिपिड होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, आपको वो भी पता होगा कि सेल मेम्ब्रेन भी तो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है ना। ठीक है, तो ब्रेन टिश्यू में जो फॉस्फोलिपिड है वो कौन सा है जो फाउंड मतलब ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। विच टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड इज फाउंड मोस्ट अबंडेंट इन ब्रेन टिश्यू, बताइए। तो मोस्ट इसका जो राइट आंसर है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसका जो राइट आंसर है वो इसका ए है, प्लाज्मेलोजन। जी हाँ, प्लाज्मेलोजन इज द फॉस्फोलिपिड दैट इज फाउंड अबंडेंटली इन द ब्रेन टिश्यू। और भी हैं जो कि ब्रेन टिश्यू में पाए जाते हैं फॉस्फोलिपिड, लाइक फॉस्फेटिडाइल कोलिन एंड फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामिन एंड फॉस्फेटिडाइल सीरिन। ये सारे के सारे ब्रेन में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट में, कम अमाउंट में पाया जाता है। मेजर जो इसमें मेजर है वो है आपका प्लाज्मेलोजन। ठीक है, तो इसमें चलिए अब और आगे डिस्कस करते हैं इसकी हाई यील्ड एक्सप्लेनेशन। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है। अब थोड़ा सा वही तांडव शुरू करते हैं एमसीक्यू का। ठीक है, ये गया पेन। पेन भी नहीं था मुझे। वाइल द देखो, वाइल द ब्रेन टिश्यू कंटेन ब्रेन कंटेन ए वैरायटी ऑफ फॉस्फोलिपिड एसेंशियल फॉर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लाज्मेलोजन इज द नोटेबली मोस्ट अबंडेंट ब्रेन टिश्यू। ठीक है, प्लाज्मेलोजन है जो कि मोस्ट अबंडेंट पाया जाता है, पर्टिकुलरली विद इन द माइलिन शीथ। आपको पता होगा ब्रेन में न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, न्यूरॉन में जैसे आप कोई भी अब आप न्यूरॉन बनाते हो, ठीक है, तो उसकी जो एक माइलिन शीथ पाई जाती है उसके एक्सोन के ऊपर। ठीक है, ठीक है, एक्सोन के ऊपर माइलिन शीथ पाई जाती है, तो माइलिन शीथ में ये मोस्ट अबंडेंट है। ठीक है, प्लाज्मेलोजन। ठीक है, उसके बाद देखो प्लाज्मेलोजन के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्लाज्मेलोजन आर द यूनिक सब क्लास ऑफ फोस्फोलिपिड करेक्टराइज्ड बाय, देखो ये आपको जो जो मैं पॉइंट हाईलाइट करता जाऊंगा ना वो आपको याद रखनी है। ठीक है, मैं हाईलाइटर ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यार ये पता नहीं मुझे दिख ही नहीं रहा आजकल।
हाँ, देखो प्लाज्मेलोजन के ऊपर है कि प्लाज्मेलोजन क्या है। प्लाज्मेलोजन में मैं बता रहा था, इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें विनाइल ईथर बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। विनाइल ईथर बॉन्ड पाया जाता है। दीज आर हाईली एनरिच्ड इन ब्रेन, ठीक है। और 20 to 50% ऑफ टोटल फॉस्फोलिपिड जो कि नर्व सेल में होते हैं, देखो दे आर हाईली एनरिच्ड वेयर दे कैन अकाउंट फॉर अप टू 20 to 50% ऑफ टोटल फॉस्फोलिपिड इन नर्व सेल एंड माइलोजी, ठीक है। तो ये वही सिग्नलिंग में, प्रोटेक्शन में, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से इनका यही मेन काम रहता है, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। उसके बाद बात कर रहा था मैं फोस्फेटिडाइल शीरिन की, ठीक है। फोस्फेटिडाइल शीरिन, ये देखो इसको शॉर्ट में पीएस भी लिखा जाता है। ये एक मेजर एसिडिक फोस्फोलिपिड है, ठीक है। मेजर एसिडिक फोस्फोलिपिड है जो कि ब्रेन कॉर्टेक्स में पाया जाता होगा। ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, आपको पता होगा, कॉर्टेक्स, ठीक है। ब्रेन कॉर्टेक्स में पाया जाता है, जिसकी 13 to 15% ऑफ ब्रेन फोस्फोलिपिड का ये मतलब इसका ये इतना परसेंटेज है, ठीक है। इसका भी एक काम वही है, न्यूरल सिग्नलिंग और एपोप्टोसिस में। एपोप्टोसिस का मतलब आप जानते ही होंगे। एपोप्टोसिस को और क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस को बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है। तो फोस्फेटिडाइल जो कोलिन है, ये भी मेमोलियन सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। अमोनियम फॉस्फोलिपिड इन मेमोलियन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। मेमोलियन सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, और इसका 35 to 40% ऑफ ह्यूमन ब्रेन फॉस्फोलिपिड में का मतलब इसका ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद फोस्फेटिडाइल इथेनोलोनामीन, ठीक है। ये थोड़ा है ना, इनका थोड़े से टिपिकली प्रोनाउंसिएशन मेरी आई थिंक ठीक नहीं है, लेकिन समझ लो आप, ठीक है। भाव समझ लो मैं क्या कहने की बात कर रहा हूँ। जो फॉस्फेटिडाइल इथेनोलमाइन है, ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोलिपिड है मैमेलियन सेल में, ठीक है। और 35 to 40% ऑफ ब्रेन फॉस्फोलिपिड एंड इट आल्सो मेजर कंपोनेंट ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये याद रखना है। इस स्लाइड में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। इस स्लाइड में ये था प्लाज्मेलोजन के बारे में आपको ज्यादा पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ये मैं ऐड कर देता हूँ, तो इनको भी आप पढ़ सकते हो साथ में। बाकी इसमें प्लाज्मेलोजन के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो इनका बॉन्ड, ठीक है, इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो बॉन्ड आपको याद रखना है, ये विनाइल ईथर बॉन्ड इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन थोड़ा गूगली था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं पेन ड्राइड सेलेक्ट कर लेता हूँ यार, हाँ। तो इन इन साइटोक्रोम, देखो साइटोक्रोम और कैटलेज एक एंजाइम की क्लास है। तो इनमें से कौन सा जो मिनरल है वो पाया जाता है साइटोक्रोम में और कैटलेज में, ठीक है। एक तो आपने पढ़ा होगा यूनिवर्सल, जो कि पाया ही जाता है साइटोक्रोम में या कैटलेज में, रिंग होती है जो। वो नहीं पूछा आपसे। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कॉपर, कैल्शियम, सोडियम या पोटेशियम, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो, अकॉर्डिंग टू इन दीज ऑप्शन, तो इसका जो राइट आंसर है वो बनना चाहिए आपका कॉपर, ठीक है। कॉपर बनना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर आयरन ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। आयरन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया। अगर इसमें आयरन ऑप्शन में दिया होता, ठीक है, तो मेजरली जो कैटलेज और साइटोक्रोम में पाया जाता है वो आयरन पाया जाता है मेजरली, ठीक है। मेजरली लिखा मैंने यहाँ पे। लेकिन कॉपर भी कुछ हद तक पाया जाता है, ठीक है। कॉपर कंटेनिंग भी कुछ होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू, देखो मैंने बताया ना, पेपर में आपको मोस्ट, जब आप इंस्ट्रक्शन पढ़ते हो, आप कोई भी एग्जाम देते हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो उसमें इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना है, ठीक है। ऐसा नहीं चूज करना जो आपको लग रहा हो, आपको उसके अकॉर्डिंग चूज करना है जो एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कॉपर है, ठीक है। कॉपर इसका जो राइट आंसर है। वैसे आयरन भी पाया जाता है साइटोक्रोम में और कैटलेज में। ये सारी की सारी एंजाइम की क्लासेस ये आपने पढ़ा हुआ। कैटलेज का तो काम भाई माइक्रोबायोलॉजी में भी करते हैं ना हम, कैटलेज टेस्ट। कैटलेज टेस्ट करते हैं हम, किसके लिए करते हैं कैटलेज टेस्ट? स्टैफ को स्टेप्टो से डिफरेंशिएट करने के लिए करते हैं ना, ठीक है। स्टैफ को स्टेप्टो से डिफरेंशिएट करने के लिए करते हैं हम कैटलेज टेस्ट। उसके बाद कोगुलेज टेस्ट भी करते हैं हम, थोड़ा हम माइक्रो बता देता हूँ। कोगुलेज टेस्ट किसके लिए करते हैं हम? कोगुलेज टेस्ट करते हैं सर स्टैफ और इसको अदर स्टैप से, ठीक है, अदर स्टैप से डिफरेंशिएट करने के लिए, जो कि अदर स्टैप जो कि कौन से होते हैं, कोगुलेज नेगेटिव स्टैप और ठीक है। तो अदर स्टैप से इसको करने के लिए हम कोगुलेज करते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं कोगुलेज नेगेटिव स्टैप और तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये तो थोड़ा आसान सा क्वेश्चन था, पिछला थोड़ा गूगली क्वेश्चन था, ये आसान क्वेश्चन था। क्योंकि बायोकेमिस्ट्री मतलब बच्चों को ना, मतलब बायोकेमिस्ट्री ना काफी वो लगती है कि पता नहीं बायोकेमिस्ट्री क्या है। बायोकेमिस्ट्री इतनी भी मतलब हार्ड नहीं है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, दी पीएच एट विच एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम, ठीक है। ऐसे वो मतलब जस्ट जिस पीएच पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, तो उस पीएच को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम पीएच, ठीक है, मिनिमम पीएच, बोथ बी एंड सी, या ए ऑप्टिमम पीएच।
कुछ लोग इसका जो आंसर है वो मैक्सिमम पीएच देंगे, क्योंकि इसलिए मैंने उलझाने के लिए मैक्सिमम पीएच इसका जो राइट है मतलब ऑप्शन में दिया है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्टिमम पीएच, ठीक है। ऑप्टिमम पीएच इसका जो राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्टिमम पीएच इसका राइट आंसर है। तो वैसे पीएच जिसके मतलब एंजाइम की एक्टिविटी जिस पर मैक्सिमम होती है जिसको उसको बोलते हैं ऑप्टिमल पीएच। एंजाइम एक ऑप्टिमल पीएच पर ही अपना फुल पोटेंशियल दे पाता है, ठीक है। अगर आप उससे ज़्यादा बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो वो कोगुलेट कर जाएगा, क्योंकि मोस्टली जो एंजाइम है वो प्रोटीन होते हैं, ठीक है। आपको भी पता होगा, एक्सेप्ट राइबोजाइम, एक्सेप्ट राइबोजाइम, ठीक है। एक्सेप्ट राइबोजाइम जितने भी मोस्टली जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो उसके बाद अगर कम करोगे टेम्परेचर तो क्या होगा भाई, कम टेम्परेचर पे भी एंजाइम काम नहीं करता सही ढंग से, ठीक है। हालांकि कुछ ऐसे एंजाइम है जो कि कम टेम्परेचर पे भी, देखो एक्सेप्शन हर जगह है भाई, ठीक है। एक्सेप्शन हर जगह। अब कुछ एंजाइम ऐसे भी है भाई जो कि हाई टेम्परेचर पर काम कर लेते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा टैक पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज किस में काम होता है, पीसीआर में काम होता है ना। जब हम डीनेचुरेशन करते हैं, ठीक है, डीनेचुरेशन, अनीलिंग, एक्सटेंशन, वो अलग अलग स्टेप होते हैं। तो टैक पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर पर भी काम कर लेता है। तो वही है, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए ही है, ऑप्टिमम पीएच पर एंजाइम मोस्ट एक्टिव होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गुरु जी, क्वेश्चन नंबर 4 है सर, सीपीके, सीपीके के कितने आइसो एंजाइम होते हैं, ठीक है। सीपीके आपको पता होगा, ठीक है। इस वजह को मैंने आगे ना हाई यील्ड एक्सप्लेनेशन भी लिखी है, पहले आप क्वेश्चन देख लो, ठीक है। जो ये क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज होता है, जो ये होता है, ठीक है। तो इसके कितने आइसोएंजाइम होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ पहले। इसका जो राइट आंसर है उसके 3 आइसोएंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा, सी के एम बी, ठीक है, सी के बी बी, ठीक है, और सी के एम एम। आगे मैं बताऊंगा आपको, अगर मैंने हाई यील्ड एक्सप्लेनेशन रखी है तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 3 है। अब थोड़ा सा इसकी इन डेप्थ में चलते हैं। देखो यहाँ पे मैं यहीं से आपको पढ़ाना से शुरू करता हूँ। जो क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज होता है, देखो क्रिएटिन है ये, ना कि क्रिएटिनिन। कुछ लोग क्रिएटिनिन बोलते हैं, तो ये क्रिएटिन है, क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज, जिसको हम क्रिएटिन काइनेज भी बोलते हैं, ठीक है। इसको कई जगह आपको लिखा मिलेगा ये सी के, कई जगह लिखिएगा सीपी के। तो ये दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। आल्सो नोन एज क्रिएटिन काइनेज इज एन एसेंशियल एनर्जी दैट रेगुलेट्स सेलुलर एनर्जी इन टिश्यू विद हाई मेटाबॉलिक डिमांड, जैसे कि ब्रेन हो गया, स्केलेटल मसल हो गया, हार्ट हो गया, जिसमें ज़्यादा एनर्जी की हाई डिमांड होती है, तो वहाँ पर ये एनर्जी को रेगुलेट करता है। और अगर इसके लेवल बढ़ जाते हैं, देखो एलिवेटेड ब्लड एससीपी के लेवल आर प्राइमरी डायग्नोस्टिक मार्कर फॉर मसल डैमेज, ठीक है, रैप्डोमायोलाइसिस और मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो इसके जो मतलब कि जब इसका लेवल बढ़ जाता है ब्लड का, सीपीके का, तो ये इसमें मतलब एज ए डायग्नोस्टिक मार्कर इसको यूज किया जाता है। फंक्शन इसका यही है, सीपीके कैटलाइजर रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप बिटवीन एटीपी, ठीक है, एटीपी एंड क्रिएटिन, ठीक है। एटीपी और क्रिएटिन के बीच में ये क्या करता है, रिवर्सिबल एटीपी और जो क्रिएटिन होता है इसके बीच में ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है फॉस्फेट ग्रुप का, ठीक है। रिवर्सिबल ट्रांसफर करता है ये, ठीक है। रिवर्सिबल का साइन ये होता है ना, ये तो इरिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल ये क्या करता है, फॉस्फेट ट्रांसफर करता है। देखो नाम में ही देखो ना, फोस्फो काइनेज, तो इसका मतलब फोस्फोरस से रिलेटेड कुछ काम फंक्शन है इसका, तो ऐसे रिलेट किया करो, ठीक है। क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज, देखो जब मसल कंट्रैक्ट करती है, हमारी मसल कंट्रैक्ट, दे विल कंज्यूम द एटीपी, आपको पता है मसल जब कंट्रैक्ट करती है एटीपी यूज करेगी। तो सीपी के क्या करता है, सीपी के हेल्प इन रिप्लेसमेंट ऑफ द एनर्जी सप्लाई बाय ट्रांसफरिंग द फॉस्फेट फ्रॉम द स्टोर्ड फॉस्फोक्रिएटिन, ठीक है, टू जनरेट फ्रेश एटीपी, ठीक है। अब एटीपी जितनी ज्यादा यूज होगा, मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी भाई, एटीपी यूज होगी, तो फिर उस एटीपी की भरपाई भी तो कहीं से कहीं होनी चाहिए ना। तो यही काम होता है सीपीके का, ठीक है, जो कि फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करता है, जो कि स्टोर्ड फॉस्फोक्रिएटिनिन क्रिएटिनिन वहां से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है गाइस, ठीक है। अगला है, अगला पॉइंट है टिश्यू स्पेसिफिक आइसोएंजाइम। ये देखो आइसोएंजाइम का बारे में मैंने बता दिया था, इसके 3 आइसोएंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। 3 आइसोएंजाइम पाए जाते हैं। तो इसके 3 डिस्टिंक्ट आइसोएंजाइम हैं, जिसमें से सीपी के एमएम, सीपी के एमबी और सीपी के बीबी। एमएम है जो प्राइमरली स्केलेटल मसल में पाया जाता है, ठीक है। और जो एमबी है जो ये कार्डियक मसल में पाया जाता है, और जो बीबी है ये आपका स्मूथ मसल में और ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, बी से ब्रेन, ठीक है। तो बी से ब्रेन, सी के बीबी ब्रेन में पाया जाता है, एम भी पाया जाता है आपका कार्डियक मसल में, मोस्टली फाउंड इन कार्डियक मसल। हिस्टोरिकली देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इट वाज द गोल्ड स्टैंडर्ड, देखो गोल्ड स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड बायोमार्कर फॉर डायग्नोसिंग एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। जब हार्ट अटैक होता है ना, सबसे पहले CPCAMB चेक करते हैं, ठीक है, गो क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड है। बिकॉज देखो यहाँ पे लिखा हो इट हैज लार्जली बीन रिप्लेस्ड बाय ट्रोपोनिन। अभी तो जैसे ट्रोपोनिन टेस्ट मॉडर्न जो अभी मोस्टली ट्रोपोनिन को ज्यादा हम वो दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन पहले ये क्या होता था, गोल्ड स्टैंडर्ड होता था मसल डैमेज के लिए, जो कार्डियक, जब किसी को कार्डियक हार्ट अटैक आता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो उसके बाद CKMM है, ये मैंने बता दिया, स्केलेटल मसल में पाया जाता है। लेवल स्पाइक सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग द, जब किसी को कोई ट्रॉमा होता है, कोई एक्सरसाइज करते हो आप, जब स्केलेटल मसल की कोई भी एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, या कोई मसल का डिजीज आपको, जैसे रेब्डोमायोलाइसिस हो गया आपको, ठीक है, तो इसमें इसके लेवल होते हैं वो स्पाइक हो जाते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज के टाइम। क्योंकि वही मसल से रिलेटेड, जिस मसल से रिलेटेड आप ज्यादा काम करोगे, उसी के अकॉर्डिंग फिर वो उस एंजाइम के लेवल है वो बढ़ेंगे या घटेंगे ना। अब जैसे ये ब्रेन में और स्मूथ मसल के लिए इंपॉर्टेंट है CPKB भी, ठीक है। देखो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में इसकी क्या क्या चीजें हम याद रख सकते हैं, बिकॉज देखो, बिकॉज CPK is sequestered inside healthy cell, it leaks into bloodstream only when the cell membrane become disrupted, ठीक है। जब कोई भी सेल है वो जब लाइज करेगी तो वो ब्लड स्ट्रीम में आएगा ना एंजाइम, ठीक है, CPK। तो उसके बाद क्लिनिशियन ऑर्डर्स वी गेट टू टेस्ट टू वैलिड जैसे मसल डैमेज की कितनी मसल डैमेज हुई है। अगर हाई लेवल का CPK आया है तो उसमें यानी कि हाई मसल आपकी क्या हुई है, डैमेज हुई है, ठीक है, मायोसाइटस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इसमें हाई लेवल इंक्रीज मिलते हैं मसल डैमेज में। हार्ट की कोई इंजरी हुई है भाई, हार्ट की मसल में कोई डैमेज हुआ है, यूज स्पेसिफिकली टू ट्रैक हार्ट मसल डैमेज, ठीक है, इन मॉनिटर द सब्सिक्वेंट हार्ट अटैक। उसके बाद मेडिकेशन साइड इफेक्ट जैसे कि यूज टू मॉनिटर मायोपैथी रिस्क फ्रॉम सर्टेन मेडिकेशन लाइक स्टैटिन, ठीक है। तो ये इसके सारे के सारे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। आई होप कि आपको CPK के बारे में जो जो मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं है यार, CPK का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, आपसे ये पूछेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका पूछा जाता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में इसका बहुत बड़ा मतलब कि क्लिनिशियन इसको रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जब किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि ये किस कौन से टाइप का जो आइसोएंजाइम है और किस डिजीज में इसके बढ़ जाते हैं। वैसे तो आप इससे कोरिलेट कर भी सकते हो, जैसे CPKMM किस में पाया जाता है, स्केलेटल मसल में जब कोई इंजरी होगी तो तब जाके बढ़ेगा, ठीक है। MMB वही हार्ट में कोई इंजरी होगी, BB कोई ब्रेन में, स्मूथ मसल में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अगला है भाई रेडिएशन से, रेडिएशन से क्वेश्चन है सर। आयोडीन, ये ऐसे मेरे को ऐसे लिखना चाहिए था ये, ठीक है। जो आयोडीन 125 है, ये किस टाइप की रेज को क्या करता है, एमिट करता है, ठीक है। ये एक रेडियो आइसोटोप है, आपको पता होगा, रेडियो आइसोटोप, ये एक रेडियो आइसोटोप है। तो रेडियो आइसोटोप है तो सर ये इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, या आपका इसमें बीटा पार्टिकल है, पार्टिकल, ठीक है। तो पहले इसका जो राइट आंसर है वो मैं बताऊंगा, और फिर इसका जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है इसका आयोडीन 125 का, वो भी आपको बताऊंगा। ये एक रेडियो आइसोटोप है गाइस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहले बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो, इसका राइट आंसर है वो है आपका C, ठीक है। गामा रेज ये एमिट करता है, जो आपका आयोडीन 125 होता है, ये गामा रेज है जो बेसिकली ये एमिट करता है, ठीक है। तो देखो आयोडीन, देखो एक मिनट यार, एक मिनट को दिखता नहीं है। हाँ, आयोडीन 125 इज ए रेडियो आइसोटोप ऑफ आयोडीन वाइडली यूटिलाइज्ड इन मेडिसिन, प्राइमरली जो लो डोज रेट ब्रैकियोथेरेपी होती है उसमें, जो रेडियोथेरेपी में बेसिकली इनका जो ये काम होता है, ठीक है। क्योंकि ये लो एनर्जी एक्सरे और गामा रेज एमिट करता है, जिनकी हाफ लाइफ 9.4 डेज की होती है। मेक इट आइडली टारगेटेड ट्यूमर ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्यूमर भैया रेडियोथेरेपी में किस चीज का डायग्नोस, कैंसर का होता है ना, तो उसके लिए यूज होता है ये ऑन्कोलॉजी में, ठीक है। टारगेटेड कैंसर थेरेपी, जिसको हम ब्रैकी थेरेपी भी बोलते हैं, टारगेटेड कैंसर थेरेपी। देखो आयोडीन 125 इन शील्ड इज सील्ड इन टाइनी मेटल शीट्स, ठीक है, एंड इम्प्लांटेड डायरेक्टली इनटू द ट्यूमर, ठीक है। जैसे प्रोस्टेट हो गया, लंग हो गया, कहीं भी ट्यूमर है तो उसमें इम्प्लांट कर दिया जाता है, बिकॉज इट डिलीवर continuous localized radiation directly to malignant cell causing DNA damage while largely sparing surrounding healthy cell। अरे कुछ नहीं यार, देखो मान लो कहीं पे प्रोस्टेट कैंसर लग रहा है आपको, तो इसको जो ये आयोडीन 125 है, इसको एज ए टैबलेट सी बना के इसमें मतलब इंजेक्ट कर देंगे, तो ये क्या करेगा, धीरे 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 क्या करेगा, रेडिएशन मतलब कि एमिट करेगा। और जिस वजह से जो कैंसर वाली सेल है उनका ही DNA डैमेज होगा, जबकि हेल्दी सेल है उनको ये कुछ नहीं करेगा, ठीक है।
उनको मतलब ये डैमेज नहीं करेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ कैंसर सेल के लिए, जो कैंसर सेल है उनको डैमेज करने के लिए होता है, जो मैलिग्नेंट सेल है, ठीक है। डिलीवर कंटिन्यूस लोकलाइज रेडिएशन डायरेक्टली टू मैलिग्नेंट सेल। सर्जिकल लोकलाइजेशन, ये तो था आपका रेडियोथेरेपी में इसका मतलब रोल, ये तो रेडियोथेरेपी में था। अब सर्जिकल लोकलाइजेशन में देखो, बियॉन्ड डायरेक्ट थेरेपी आयोडीन 125 सीड्स आर वाइडली यूज्ड टू मार्क एंड लोकलाइज नॉन पाल्पेबल ब्रेस्ट ट्यूमर। अब देखो, ट्यूमर भी पाल्पे एक तो होते हैं पाल्पेबल, जैसे कि आप उसको ऐसे लगी, जैसे मान लो किसी के यहाँ पे है तो ऐसे आप फील कर सकते हो उसको। एक होते हैं जब बिल्कुल ही अंदर तक कोई भी ट्यूमर हो, तो वहां पर तो उसको पाल्प नहीं कर सकते आप ऐसे, मतलब ऐसे देख नहीं सकते। तो नॉन पाल्पेबल ब्रेस्ट ट्यूमर के लिए ये एक तरह से काम करता है मार्कर का, ठीक है। मार्क करने की कि कहाँ पर लोकलाइज, मतलब उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए ट्यूमर की, ठीक है। सीट्स फॉर यूज टू मार्क द लोकल एंड लोकलाइज, ठीक है, उसकी लोकेशन को। नॉन पाल्पेबल ट्यूमर अदर मेलिग्नेंसीज जैसे कि आपका यूवियल मेलिनोमा हो गया, ठीक है, प्रायर टू सर्जिकल एक्सीजन, ठीक है भाई। सर्जरी करने से पहले इसका मोस्टली रोल होता है सर्जिकल लोकलाइजेशन में। लोकलाइजेशन मतलब वही कि ट्यूमर का पता लगाना कि किस लोकेशन पर है। उसके बाद सेफ्टी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, देखो बिकॉज ऑफ इट्स शॉर्ट हाफ लाइफ एंड लो फोटोन एनर्जी, आयोडीन 125 अलाउज फॉर रिलेटिवली सेफ हैंडलिंग एंड मिनिमल रेडिएशन लीकेज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेटाबेस नर्सिज, नर्सिंग मदर्स विद आयोडीन 125 प्लांट कैन सेफली ब्रेस्ट। देखो, अगर किसी, कोई भी मदर है, कोई भी मतलब कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर है और किसी को कोई ट्यूमर है, ठीक है, और उन्होंने इसका आयोडीन 125 का इम्प्लांट करवा लिया है, तो जब वो ब्रेस्ट फीडिंग मतलब सेफली वो ब्रेस्ट फीड कर सकती है अपने बेबी को, ठीक है। प्रोवाइड स्ट्रिक्ट लोकलाइज्ड कॉन्टैक्ट, ठीक है, लिमिट, क्योंकि इसकी जो कॉन्टैक्ट लिमिट है वो मतलब कि लोकलाइज्ड टिश्यू को देखो इन लिखा है ना, लिमिटिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू 5 आवर्स डेली फॉर द अफेक्टेड साइट आर फॉलो टू गिव इन्फेंट रेडिएशन एक्सपोजर वेल बिलो सेफ थ्रेशोल्ड, ठीक है। वही है यार, सेफ है, ये सेफ है, इसका भी इस पॉइंट का मतलब है कि ये सेफ है, इजी टू हैंडल है, ठीक है, सेफ है। तो ये था आयोडीन 125 के बारे में। आई होप को बहुत ज्यादा इसमें पता लगा होगा, ठीक है। ब्रैकी थेरेपी क्या होती है इसके बारे में पता लगा होगा। टारगेटेड कैंसर थेरेपी को हम ब्रैकी थेरेपी बोलते हैं, ठीक है। किसी एक टारगेट के ऊपर जब कुछ टारगेट सेल्स को ही जब आप डैमेज करते हैं तो उसको बोलते हैं टारगेटेड कैंसर थेरेपी, ठीक है, अदर सेल्स को बिना किसी डैमेज के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, अरे हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 पे डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं, इफ यू रियली लाइक दिस चैनल, रियली लाइक दिस कंटेंट, देन यू कैन सब्सक्राइब लैबटोनी, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी आप क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो गाइस, ठीक है। और कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, अगर आपकी कोई जेन्युइन क्वेरी है तो यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टा, दिस इज माई आईडी। और लैबटोनिक का भी एक है पेज, वहाँ पर मैं अपनी लर्निंग्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। ये मेरे लिंक्डइन का अकाउंट है, मतलब लिंक्डइन पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज मैं थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन हूँ, ठीक है। अपना करता रहता हूँ भाई वेबिनार वगैरह अटेंड, ठीक है, जितना मेरे से होता है, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है कि भाई विद जॉब दिस इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, टू डू दिस ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। ऑनलाइन वेबिनार वगैरह में अटेंड करता रहता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी लिंक्डइन की आईडी है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आप मेरे को साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कभी फ्यूचर में क्या पता मैं आपको किसी न किसी कॉन्फ्रेंस में आप मैं आपको मिल जाऊँ, ठीक है। तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो किसी न किसी कॉन्फ्रेंस में, क्या पता मैं आपको मिल जाऊँ, ठीक है। तो चलिए अगला है बायोटिन के बारे में। बायोटिन के बारे में ये क्वेश्चन था, तो बायोटिन के बारे में पहले इसका डिस्कस करते हैं कि बायोटिन हेल्प इन। तो क्वेश्चन है बायोटिन हेल्प्स इन, बायोटिन किस चीज में हेल्प करता है। तो बायोटिन हेल्प करता है सिट्रिक एसिड साइकिल में, ठीक है। सिट्रिक एसिड साइकिल में बायोटिन हेल्प करता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी है। बायोटिन हेल्प्स इन सिट्रिक एसिड साइकिल, तो उसका राइट आंसर है वो सी। क्वेश्चन नंबर, तो बायोटिन के बारे में थोड़ा सा आप जान लो। बायोटिन एक तो विटामिन बी 7 का ही नाम है, ठीक है, विटामिन बी 7, इसको विटामिन एच भी हम बोल सकते हो, बायोटिन, ठीक है। आयोडीन बायोटिन कॉम्प्लेक्स आपने पढ़ा होगा आईएचसी में, ठीक है। तो विटामिन बी 7 आल्सो नोन एज बायोटिन, तो इससे वाटर सोल्यूबल, ठीक है, क्योंकि बी 7 है तो भाई बी एंड सी तो क्या होता है, वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं ना। जो एडीई के होता है वो क्या होता है, फैट सोल्यूबल होता है। तो इट एक्ट एज एसेंशियल को फैक्टर फॉर कार्बोक्सिलेज एंजाइम इन ह्यूमन, ठीक है। तो ये एसेंशियल को फैक्टर की तरह काम करता है, ठीक है।
और कार्बोक्सिलेज, जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है उस मतलब एक एंजाइम होता है, एक कोएंजाइम होता है, तो ये एज ए कोएंजाइम भी काम करता है, एसेंशियल कोफैक्टर, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एंजाइम के लिए। तो दीज एंजाइम देखो, जो ये बायोटिन, जो ये कार्बोक्सिलिक एंजाइम है, दीज एंजाइम आर क्रिटिकली फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस और अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, इसका मेन रोल रहता है। इसके कोर फंक्शन और इसका मैकेनिज्म के बारे में अगर थोड़ा बात करें तो ये मेटाबॉलिक कोफैक्टर और इसका जीन रेगुलेशन में क्या काम रहता है वो आपके सामने लिखा हुआ है, देखो, इट इज ए क्रूशियल फॉर 5 major mammalian carboxylase that drive critical metabolic process, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, उसका ये बेसिकली कोफैक्टर, एज ए कोफैक्टर काम करता है। जीन रेगुलेशन में बायोटिन का क्या काम है? जीन रेगुलेशन में बायोटिन एड्स इन क्रोमेटिन स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन थ्रू हिस्टोन बायोटिनाइलेशन, ठीक है, हिस्टोन बायोटिनाइलेशन ये एक प्रोसेस होता है, इसमें क्या करता है ये क्रोमेटिन स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है, क्रोमेटिन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको। तो उसके बाद है ये, इसके बारे में थोड़ी सी इसकी न्यूट्रिशन वगैरह इसके बारे में लिखी हुई है, अभी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। डेली इनटेक आपकी हेल्दी एडल्ट के लिए वो इतनी होनी चाहिए विटामिन B7 की, ठीक है। उसके बाद डेफिशिएंसी रेयर इन हेल्दी इंडिविजुअल बट कैन अकर ड्यू टू, लाइक किसी को माल न्यूट्रिशन हो गया है, क्रोनिक अल्कोहलिज्म है, या कंजेनाइटल कोई मेटाबॉलिक डिफेक्ट है बाय बर्थ, जिसको बायोटिनिडेज डेफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप वो है तो जिस वजह से फिर आपकी इसमें सिम्टम वगैरह हेयर स्किन रैश और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। क्लिनिकल और कॉस्मेटिक यूज में इसका ये है कि ये हेयर एंड नेल ग्रोथ के लिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्पाइट मैसिव पॉपुलैरिटी फॉर हेयर एंड नेल ग्रोथ, साइंटिफिक एविडेंस सपोर्टिंग सप्लीमेंटेशन लेकिंग ए डेफिशिएंसी इज लिमिटेड, ठीक है। तो मतलब कि डेफिशिएंसी जिसमें होगी या किसी को में कोई मेटाबॉलिक डिफेक्ट है तो उसमें ये क्या करेगा, ज्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। बाकी इसकी डेफिशिएंसी हेल्दी इंडिविजुअल्स में बड़ी रेयर होती है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, ये था क्वेश्चन नंबर 6, क्या था सर? क्वेश्चन नंबर 6 था बायोटिन के बारे में। तो बायोटिन के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली विटामिन की जितनी भी आपके नेम है वो आपको याद रखनी चाहिए, जैसे विटामिन A, फिर विटामिन B1, B2, B3, इन सब के आपको नाम याद होने चाहिए। जैसे B1 को थियामाइन बोला जाता है, विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन बोला जाता है। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 सर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन देयर इज एन इन्फ्लेमेशन इन यूरिनरी ब्लैडर, तो इट इज नोन एज। देखो भाई, एक तो आपको बता दूं, जब कहीं भी कोई भी इन्फ्लेमेशन होगी तो जब कहीं भी आइटिस, जब आप वर्ड सफिक्स में किसी के भी देखोगे तो वो इंडिकेट करेगा इन्फ्लेमेशन को, आइटिस, जैसे सिस्टाइटिस, ठीक है, पाइलाइटिस। तो ये जब आइटिस आप वर्ड देखोगे किसी भी सफिक्स में, दो टाइप का होता है ना, एक सफिक्स होता है जो बाद में लगता है किसी भी वर्ड के, और प्रीफिक्स होता है वो पहले लगता है। पी से याद रखो, पहले प्रीफिक्स, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बता देता हूँ, उसका जो राइट आंसर है वो ए है, सिस्टाइटिस, ठीक है। सिस्टाइटिस में क्या होता है, जब यूरिनरी ब्लड, सिस्टाइटिस मतलब उस यूरिनरी ब्लड में जब इन्फ्लेमेशन होती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं सिस्टाइटिस, ठीक है। एन्यूरिया तो वही एब्सेंस ऑफ यूरिन, ठीक है। ग्लोमेरुलस में जब कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ग्लोमेरुलस में आपको पता होगा, किडनी में जब आपका जो ये आपका आपको पता होगा ना, नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ज्यादा मैं इसमें डीप में नहीं जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 है सर, ऑल ऑफ दीज आर फैट सोल्यूबल विटामिन एक्सेप्ट, अरे भाई अभी डिस्कस किए हैं, सारे के सारे फैट सोल्यूबल विटामिन है, एक को छोड़ के। तो विटामिन B है, वो क्या है, वाटर सोल्यूबल है, वो क्या है, वाटर सोल्यूबल है, जो कि विटामिन B है, ठीक है। तो विटामिन A, D, E के ये क्या है, सारे के सारे फैट सोल्यूबल विटामिन है। A, D, E, के ये सारे के सारे फैट सोल्यूबल विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 9 है सर, क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश एंजाइम इज ए रेट लिमिटिंग, आप आया ना क्वेश्चन विटामिन डी सिंथेसिस में। तो विटामिन डी सिंथेसिस में कौन सा एंजाइम है जो कि रेट लिमिटिंग है, ठीक है। तो रेट लिमिटिंग एंजाइम बताना आपको कौन सा है विटामिन डी सिंथेसिस में। तो पहले तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बता देता हूँ, जितने भी एंजाइम दिए हुए हैं इन सब में से इसका जो राइट आंसर है ये आपको याद करना ही पड़ेगा यार, रेट लिमिटिंग एंजाइम, ठीक है। अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज है, 1 अल्फा बोल लो या अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है,
तो ये कुछ विटामिन डी के बारे में लिखा हुआ है। आई होप कि आपने विटामिन डी के बारे में तो पता ही होगा कि कैसे यूवी रेज से फिर वो अलग अलग उसका जो पूरा वो होता है ना, क्या बोलते हैं, पूरा साइकिल होता है, वो आपको याद होना चाहिए। तो विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल प्रो हार्मोन है, ठीक है। और कैल्शियम होम्योस्टेसिस, कैल्शियम रेगुलेशन में इसका बहुत बड़ा होता है, आपको पता होगा विटामिन डी का। बोन हेल्थ और इम्यून फंक्शन, ठीक है। तो एक फैट सोल्यूबल देखो प्रो हार्मोन की तरह ये काम करता है, ठीक है। देखो, इट इज ऑब्टेन्ड थ्रू यूवी सनलाइट सिंथेसिस फूड एंड सप्लीमेंट। इट मस्ट बी एक्टिवेटेड बाय लीवर एंड किडनी, ठीक है। तो कोर फंक्शन और मेटाबॉलिज्म, बोन हेल्थ में इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। उसके बाद ये डिफिशियंसी के, ये टॉक्सिसिटी के बारे में थोड़ा लिखा हुआ है इसका। तो बोन हेल्थ में इसका ये कैल्शियम और फॉस्फेट एब्जॉर्पस जो एब्जॉर्प्शन होता है गट में, ठीक है। रिकेट्स प्रिवेंटिंग, देखो आपको पता होगा जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उसमें चिल्ड्रन में रिकेट्स हो जाता है, ऐसे पैर मुड़ जाते हैं, ठीक है। ऑस्टियोमेलेशिया हो जाता है। किन में होता है, ये होता है चिल्ड अडल्ट में होता है, ठीक है। यूवी रेज जो कि 7 डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो कि स्किन में पाया जाता है, उसको विटामिन डी में ये कन्वर्ट कर देती है। और उसके बाद डाइटरी जो फॉर्म होती है D2 और D3, कोलिकैल्सिफेरॉल और अर्गो कोलिकैल्सिफेरॉल, ठीक है। ये सारा आप पढ़ सकते हो यार, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं हम ज़्यादा बताऊंगा, ठीक है। लेवल की बात करें तो देखो, लेवल इसके ऑप्टिमम सीरम में इतने लेवल होने चाहिए, टिपिकली जो रेंज होने चाहिए 50 to 75 नैनो मिलीमोल, ठीक है, नैनोमोल पर लीटर फॉर स्केलेटल हेल्थ। डेफिशिएंसी इसकी ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, मसल वीकनेस हो गया, फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर बताया ना। बोन हेल्थ में काफ़ी ये इसका रोल रहता है विटामिन डी का, ठीक है। हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है, टॉक्सिसिटी जब इसकी हो जाती है। एक्सेसिव सप्लीमेंटेशन कैन लीड टू विटामिन डी टॉक्सिसिटी यूजिंग द हाइपर कैल्शियम, कैल्शियम बहुत ज़्यादा ब्लड में जब इंक्रीज हो जाता है। सिम्टम इसके वही फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फटीग, पोटेंशियल किडनी डैमेज और आपका न्यूजिया। तो ये था आपका विटामिन डी के बारे में। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? फेरेटिन के बारे में। तो फेरेटिन इज स्टोर्ड एज, तो फेरेटिन किस में स्टोर किया जाता है? फेरेटिन किस में स्टोर होता है बॉडी में? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको पहले बता दें। इसका जो राइट आंसर है वो डी है। फेरेटिन लीवर में भी स्टोर होता है, गट में भी स्टोर होता है और स्प्लीन में भी स्टोर होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर वो डी है। तो फेरेटिन एक यूनिवर्सल आयरन स्टोरेज प्रोटीन है, ठीक है, जो कि सिस्टेमिक और सेलुलर आयरन होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो एक तो ये एज ए बफर की तरह भी काम करता है आयरन टॉक्सिसिटी के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो। इसके स्ट्रक्चर के बारे में आप ये याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये आप सारा सारा आप पढ़ सकते हो यार, ठीक है। रेगुलेशन इसका पढ़ सकते हो, सेलुलर सिंथेसिस, ये सारा का सारा मतलब मैंने इसमें स्लाइड में इसलिए ऐड किया, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप आज की वीडियो यहीं करते हैं एंड आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो चलिए, आपसे किसी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। सिर्फ नई वीडियो में मुलाकात हुई।